हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक और अद्भुत वीडियो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो गए हैं भारतीय समाज की। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है हमने भारतीय समाज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था, ग्लोबलाइजेशन। जी हां दोस्तों, जिसको हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं या फिर भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। आज उसी वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का हम सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं वीडियो का, जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं वैश्वीकरण के प्रमुख चरण। अभी तक आपने वीडियोस पुरानी वाली नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि हमने आपको ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और आज हम आपको कराने वाले हैं कि ये जो भूमंडलीकरण है इसके कितने चरण हैं, यानी कि जो भूमंडलीकरण है इसका भी विकास हुआ है कई सारे चरणों में। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि ये भूमंडलीकरण जो है, ये जो वैश्वीकरण है, इसके प्रमुख आयाम क्या है, या फिर भूमंडलीकरण की वजह से क्या क्या परिवर्तन आए हैं, या फिर कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भूमंडलीकरण हो रहा है, या फिर आप इनको यह भी कह सकते हो कि भूमंडलीकरण की कितने प्रकार की सीमाएं हैं, डायमेंशंस हैं, या इनका विस्तार किस किस क्षेत्र तक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करवाएंगे और भूमंडलीकरण के प्रमुख जो आयाम हैं वो आपको डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ताकि इतना अच्छा कंटेंट उनको भी मतलब अवेलेबल हो जाए और मतलब उनको मिल सके, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे पाए। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके जो लाइक होते हैं, आपके जो शेयर होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट, यही हमारा मोटिवेशन का जरिया है, ताकि हम मोटिवेट रह पाए आपको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए। तो वो थोड़ा सा आपको प्लीज सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को थोड़ी हमारी सहायता करना है, क्योंकि हम आपको मुफ्त में, फ्री में इतना अच्छा और बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपकी भी कुछ मास्टर के प्रति, चैनल के प्रति कुछ जिम्मेदारी, कुछ दायित्व बन जाते हैं, उनका निर्वहन करो, अदरवाइज तो आपको पाप लगना निश्चित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज पहला टॉपिक, जिसका नाम है आपका क्या, भूमंडलीकरण के प्रमुख चरण। दोस्तों, ये जो भूमंडलीकरण है ये पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये पूरे विश्व के अंदर, इन सारी अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है। इसी लेवल पर हम देखें तो प्रारंभ से, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो प्राचीन समय में भी भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन था। वैश्वीकरण की कहीं ना कहीं जड़ें हैं भारत में, क्योंकि भारत को आप देखो, प्राचीन भारत में आप जाएंगे, प्राचीन इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के व्यापारिक संबंध अरबों के साथ भी थे, मतलब जितनी भी अरब कंट्री हैं इनके साथ भी है, यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ भी भारत के संबंध रहे हैं, और यहां तक कि एशिया में जितनी कंट्री हैं, अफ्रीका के अंदर जितनी कंट्रीज हैं, उनके साथ व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध हमारे थे भारत के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी ग्लोबलाइजेशन का दौर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमुख रूप से 4 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण और आपका तीसरा चरण, और फाइनली आपका चौथा चरण। पहला चरण जो है वो माना जाता है ये व्यापारिक चरण था। क्या था आपका, ये व्यापारिक चरण था, यानी कि प्रारंभ से लेके, या फिर आप अंग्रेजों के शासन से लेके माने, और 1990 तक इस टाइम पीरियड को आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ, उपनिवेशवाद क्या है, तो इसके लिए आपको 2 शब्द समझने हैं। एक तो आपको समझना है उपनिवेश, एक समझना है औपनिवेशिक। एक होता है उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब है कि ऐसा कोई भी देश जो आर्थिक सामाजिक स्थिति में कमजोर होता है, ठीक है ना। और औपनिवेशिक ऐसा देश जो आर्थिक राजनीतिक शक्ति के मामले में मजबूत होता है, मतलब ताकतवर होता है। अब ये ताकतवर देश जब किसी कमजोर राष्ट्र को कंट्रोल कर लेता है, उसको गुलाम बना लेता है, उसकी एक तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियों को अपनी शक्तियों के बल पर प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं औपनिवेशीकरण। आसान शब्दों में समझाएं तो किसी शक्तिशाली देश का
कमजोर देश को गुलाम बनाने वाली जो प्रक्रिया है, और ये प्रत्यक्ष तौर पर होती है, मतलब वो डायरेक्टली जाएंगे, जैसे अंग्रेज हमारे यहां पर प्रत्यक्ष तौर पर आए थे और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद, यानी कि गुलाम बना लेना या अपने नियंत्रण में उसको कर लेना किसी देश को। तो जो गुलाम बना हुआ देश है, जो गुलाम बना हुआ देश है उसको कहते हैं उपनिवेश, और जिसने गुलाम बनाया है उस देश को कहते हैं औपनिवेशिक देश। ठीक है ना। तो औपनिवेशिक और उपनिवेश में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। तो इस समय पर यह देखा जा सकता है कि जब उपनिवेशवाद स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई जो हमारा यूरोप था वहां पर आपका क्या था, इंग्लैंड में, यूरोप में हमारा औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, और अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकताएं थी या श्रम की आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। और व्यापार को बढ़ावा करने मतलब देने के लिए या अपने आर्थिक हितों को देखते हुए इन्होंने कई सारे देशों को उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया, ताकि वहां से फ्री में माल लेके जा सके और अपने यहां पर माल को तैयार करें, और उन्हीं देशों को मतलब जो 2 रुपए का आइटम या फ्री में आइटम लेके गए उसको पका के या नई वस्तु का निर्माण करके उन्हीं देशों से, मतलब जिन देशों से लेके गए थे उन्हीं देशों को बेचते थे। तो इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि प्रारंभ में आप देखोगे तो व्यापारिक आपको औपनिवेश वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है आपको व्यापार के रूप में दिखाई देगी कि स्टार्टिंग में हम जो वैश्वीकरण का स्वरूप है वो व्यापारिक स्वरूप देख सकते हैं कि व्यापार के माध्यम से वैश्वीकरण हो रहा था, या एक देश दूसरे देश के साथ जो जुड़ रहा था वो व्यापारिक माध्यम से जुड़ रहा था। दूसरा चरण आपका आता है 1990 के बाद। आपको अगर आपने जीवन सामान्य गुजरा है तो आपने 11th और 12th कि एनसीईआरटी की किताब तो जरूर पढ़ी होंगी, क्योंकि आप 11वीं और 12वीं करने के बाद ही आ रहे हैं। जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में एक पहला ही चैप्टर है जो आपकी पहली किताब है, ठीक है ना, समकालीन विश्व में राजनीति वाली। तो उसमें आपको शीत युद्ध पढ़ना पड़ता है, तो आपको पता चलेगा 2 महाशक्तियां हुआ करती थी 1945 से लेकर 1990 के बीच में। एक का नाम था सोवियत संघ, एक का नाम था हमारा अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था और सोवियत संघ हमारा साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था। ऐसे में जब 1991 यानी 1990 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो केवल पूरे विश्व पर एक ध्रुवीयता आ गई, या फिर यह कह लीजिए कि अमेरिका ही केवल एक महाशक्ति के रूप में बचा और शक्तिशाली शक्ति के रूप में या देश के रूप में बचा। इसी दौर को हम कहते हैं 1991 के बाद जो स्टार्ट हुआ या 90 के बाद स्टार्ट हुआ कि यह अमेरिकी वर्चस्व का दौर था। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने आपको अमेरिका का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो इस दूसरे चरण को हम अमेरिकी वर्चस्व के रूप में देख सकते हैं कि अमेरिका ने इसी दौरान किस तरीके से अपनी बैंकिंग व्यवस्था को बहुत विस्तार किया, अपने व्यापारी क्षेत्रों को, आर्थिक क्षेत्रों को, यहां तक कि अमेरिका की संस्कृति यानी कि जीन्स वगैरह आप देख सकते हैं, या अन्य रूपों में जैसे बर्गर है, ये काफी सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं किसकी पद्धति है, ये अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव आप पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भाषा के रूप में या कई सारी मशीनीकरण के रूप में भी, या विश्व व्यापार पर जिसका कंट्रोल था वो भी अमेरिका था। तो आप अमेरिका को देख सकते हो कि दूसरे चरण में कैसे हम ये देखें कि वैश्वीकरण का जो रूप था वो अमेरिकी वर्चस्व को धारण करे हुए था। तीसरा चरण आप देखोगे तो इस दौरान कुछ नई नई शक्तियां, जैसे कि आपका आप कह सकते हो यूरोपियन संघ, आसियान, ठीक है ना, इसके साथ साथ शार्क, ऐसे कई सारे संगठन उभरने लगे जो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। यानी कि मतलब ये कई सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। तो इस समय पे आप कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय या वर्चस्व नहीं रह गया, बल्कि बहुध्रुवीय हमारा विश्व होने लगा, क्योंकि अब आर्थिक रूप से कई सारे संगठन बने जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से मजबूत कर लिया। तो विश्व में कई सारी महाशक्तियां नई नई उभरकर सामने आने लगी। इसे 21वीं शताब्दी तक माना जाता, मतलब 21वीं शताब्दी जो हमारी चल रही है, इसी दौरान का जो युग है ये माना जाता है कि ये हमारा बहुध्रुवीयकरण का युग था। तो ये भी हमारा एक वैश्वीकरण के रूप में देखा जा सकता है कि यहां पर छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक बड़े संगठन बनाने स्टार्ट किए, छोटे छोटे संगठन, और वो संगठन बड़े स्तर पर पहुंचने लगे हैं और उनसे उनका आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही आप चौथे चरण में आप देख सकते हो, ये भी 21वीं शताब्दी का ही चरण है वर्तमान समय का। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से प्रौद्योगिकी, तकनीक का विकास हो रहा है
और सामाजिक और आपकी संस्कृतियां, यानी कि विश्व की सभी संस्कृतियां आपको लगेंगी कि जैसे भारत में आप देखोगे तो भारत में आपको चाइनीज वाले लोग भी मतलब चाइनीज का जितनी भी संस्कृति है, खान पान, जितनी भी सारी चीजें हैं, और साथ ही आपका रहन सहन, त्योहार या स्वास्थ्य सुविधाएं, हम एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो चौथा चरण है ये किससे, तकनीक के माध्यम से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक साथ क्या है, विश्व जुड़ता जा रहा है। तो जिसके रूप में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भूमंडलीकरण के प्रमुख कई सारे चरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हमारा। अब भूमंडलीकरण के प्रमुख आयाम, परिवर्तन या फिर आपका इनके कारण। तो यानी कि भूमंडलीकरण के प्रमुख आयाम है कौन कौन से और प्रमुख परिवर्तन क्या, मतलब आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन जब से आया है उसने हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र है, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, चाहे आपका एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों में, यहां तक कि पर्यावरणीय क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा जो वैश्वीकरण का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आयाम का मतलब ही होता है डायमेंशन, यानी कि एक तरीके से आखिर इसकी सीमाएं कहां कहां तक हैं, इसकी पहुंच कहां कहां तक है ग्लोबलाइजेशन की, या इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों तक हो गया है। तो इस विस्तार को देखेंगे और इन विस्तार के कारण, मतलब इन क्षेत्रों में विस्तार तो हुआ, लेकिन विस्तार के साथ साथ क्या क्या, तो इन क्षेत्रों में जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन क्षेत्रों में क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हुए हैं और क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, इनको हम अगली वीडियो में समझेंगे। लेकिन फिलहाल पहुंच तो देख लें कि जो हमारा वैश्वीकरण है या जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है ये कहां तक पहुंच चुका है, किन किन क्षेत्रों में इसने एंट्री कर ली है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे वो अगली वीडियो हम समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा समझते हैं सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम में सबसे पहले आप देखिए शिक्षा। भाई देखो, आज आप कितने सारे मतलब कई सारे सर्टिफिकेट, कई सारे डिप्लोमा, कई सारी डिग्रियां आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। कोरोना जैसी महामारी आई, इसमें आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही मतलब काम आया और आज हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये भी तो शिक्षा में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, क्योंकि शिक्षा में ग्लोबलाइजेशन की वजह से तकनीक आई और तकनीक आने से मतलब इंटरलिंक होने लगे, एक देश दूसरे देश के साथ, स्टूडेंट मतलब टीचर्स के साथ जुड़ने लगे। तो आज आप जो घर बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो किसका असर है? वो आपका कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का असर है जो आपको देखने को मिलता है। साथ ही चिकित्सा सुविधा, आप देखिएगा आपके स्वास्थ्य के, आज आप क्या करते हैं, आज आपने कई सारी ऐसी घड़ी देखी होंगी, कई सारे ऐसे मोबाइल देखे होंगे जो आपके स्टेप्स को बता देते हैं कि आप कितनी दूर चले हैं आज, है ना। आपकी मतलब के दिल की धड़कन को बता सकते हैं, वो नब्ज को बता सकते हैं आपको कि मतलब के एक तरीके से आपका बीपी क्या है वो भी आप मेजर कर सकते हैं। एक वॉच के माध्यम से आप घड़ी बांधिए और आपका बीपी वो बता देगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसके माध्यम से मतलब पॉसिबल हो पा रही है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने तकनीकीकरण को, मशीनीकरण को बहुत महत्व दे दिया है, जिसके कारण आज आप देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे मृत्यु दर कम हो रही है और मृत्यु दर कम हो रही है तो जीवन प्रत्याशा दर बढ़ रही है। साथ ही आप देख सकते हो कोरोना जैसी महामारी में आज तकनीक इतनी आगे बढ़ गई कि हमने इमरजेंसी जो आपका इंजेक्शन था उसका एक तरीके से, जो हमारी वैक्सीन थी इमरजेंसी, हमने उसका क्या करा, एक तरीके से टेस्ट किया और लोगों पे अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद उस वैक्सीन को बनने में कितना लंबा समय लग जाता, ट्रायल भी नहीं हो पाते ठीक से। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीज संभव हो पाई किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक तरफ आप देखेंगे श्रमिक, आज आप देखिए श्रमिकों का भी विभाजन हो गया है। आपको कुछ जगह मिलेंगे स्किल्ड, यानी कि कुछ कुशल श्रमिक हैं और कुछ अकुशल श्रमिक हैं। यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोई छोटा मोटा कोर्स करते हैं और एक स्किल्ड बन के, मतलब स्किल्ड व्यक्ति के रूप में या स्किल्ड पर्सन बन के वो निकलते, जैसे कि टाइपिंग किसी को अच्छे से आती है या किसी को मोबाइल रिपेयरिंग बहुत अच्छे से आती है। ये सारी चीजें किसकी हैं? ये स्किल्ड की हैं। तो हमने कैटेगराइज करना भी स्टार्ट कर दिया कि कोई मतलब मजदूर वर्ग जो है वो किस किस कैटेगरी में जा सकता है। जैसे कोई कृषि क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, कोई औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, कोई सेवा क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। साथ ही आप देखते होंगे काउंसलर भी आने लगे हैं। वो सब किसका प्रभाव है? वो हमारा कहीं ना कहीं
ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। और आप देखेंगे इसने हमारे सस्ते मजदूर भी क्रिएट कर दिए हैं। आजकल आपको मतलब इतना मशीनीकरण आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एक मशीन 10 मजदूरों के जितना काम करने के लिए तैयार है। ऐसे में इनका नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी आ रही है। लेकिन आपको ये देखना है कि लेबर जो मिल रही थी पहले महंगी, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं सस्ती मिलने लगी है। तो इस क्षेत्र में भी हमारा प्रवेश कर चुका है हमारा कौन, ग्लोबलाइजेशन। इधर आ जाइए, गरीबी और बेरोजगारी। मैंने बताया कि जब इतनी सारी एमएनसी मतलब एमएससी जो आपका कंपनी है, आप देख रहे नहीं, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जब उनकी एंट्री होगी तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं वो विनाश हो जाएंगे। जब वो विनाश हो जाएंगे तो उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो गरीबी आएगी तो आपको पता है भयानक स्थिति पैदा होगी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ी है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपने महिला सशक्तिकरण देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया है, डिजिटलाइजेशन जैसे ही आया है, आज युग जुड़ने लगा है और महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदल रही है। आज महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, प्रत्येक क्षेत्र में उनकी लगातार भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहां पर आप देखिए जरा फास्ट, क्या युवा के अंदर एक नए नए विचार वो क्रिएट करने लगा है, नई नई सोच उसके अंतर्गत आने लगी। किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्योंकि आजकल आपके हाथ में मोबाइल है और आप नई नई चीजों को खोज पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। साथ ही मानसिक तनाव और कई सारे विकल्प। आप जब अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करते तो आज आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन ने सारे मार्ग खोल दिए हैं। लेकिन इसके एक नकारात्मक प्रभाव ये कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव भी दिया है। क्यों? क्योंकि आप अपनों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए आपका समाजीकरण नहीं हो पा रहा है। आप बहुत ज्यादा इमोशन हो गए हैं या बहुत ज्यादा कम इमोशंस में मतलब इमोशनल हो चुके हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। क्यों? ऐसी चीजें जहां आपको इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से आपको जहां लेवल को क्या करना था, बैलेंस करना था, वहां या तो आप ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं या फिर आपका कम इमोशनल हो रहे हैं। तो वो भी चीजें घातक रहती हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ा दिया है इसने। और परिवार में क्या है आपका कि एकल परिवार। हमारे यहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि आजकल लोग क्या है, निजी स्वार्थ मान लीजिए, अन्य कई सारे कारण हैं जिनको हम समझाएंगे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं परिवार पर भी तो एक मतलब जो हमारा संयुक्त परिवार था उसका विघटन किया है और एकल परिवार जैसी पद्धति लगातार विकसित होने लगी या बढ़ावा मिल रहा है उनको। और साथ ही समाजीकरण में कमी आ रही है। एक बात बताइए, आप जब संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपको दादा का भी, दादी का भी, पापा का भी, चाचा का भी, ताऊ का भी, ये सबका प्रेम मिलेगा, ये सबका सहयोग मिलेगा, साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट भी रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट आप देखिए कि उस बच्चे के अंदर समाजीकरण कितनी तेजी से होगा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों की थिंकिंग को समझ पाएगा, जान पाएगा। और उसको लोग जो जितने भी परिवार के लोग हैं वो इमोशनली स्ट्रांग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, सामाजिक आयाम हैं। तो आप देख सकते हैं किस किस क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन पहुंच चुका है। अब बात करते हैं कि इसके आर्थिक आयाम क्या है। तो आर्थिक आयाम में जब भी हम बात करेंगे तो एलपीजी की बात करेंगे भारत में, जो 1991 के अंतर्गत हमारी अपनाएगी। आपको पता है 1991 में हमने नई अर्थव्यवस्था अपनाई जिसमें हमने एलपीजी सिस्टम को हमने एक्सेप्ट किया था। किसको, एलपीजी को, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आपको पता है उदारीकरण का मतलब क्या है कि जब से उदारीकरण आया तो हमने निजी क्षेत्रों में है ना क्या नियम, और जो हम नियमों को क्या करा, हमने सरलीकरण किया और उनका लचीलापन, यानी कि जो कठोर नियम थे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमने क्या करा है, उन प्राइवेट सेक्टर के लिए लचीले नियम लेके आए। हम उदारीकरण की वजह से हम लोकतंत्र जैसी विचारधाराओं को अच्छे से डेवलप कर पा रहे, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हम मानव अधिकार जैसी चीजों को समझ पा रहे हैं और लोगों के मानव अधिकारों के जो महत्व है उनको भी समझ पा रहे हैं। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि नई विचारधाराएं उसकी देन है। साथ ही आप देखिए निजीकरण मतलब निजी कंपनियों को, निजी व्यक्तियों को निवेश करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सरकार का जो नियंत्रण था या एकाधिकार था, ऐसी जो पॉलिसी थी वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हुई है और सरकार का या राज्य का जो नियंत्रण है बाजार पर वो कहीं ना कहीं घटा है। ऐसे में निजी लोगों ने भागीदारी करी है और देश लगातार विकास पे जाएगा या जा रहा है।
वैश्वीकरण के कारण आपको पता है कि सभी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है। अब आप बताइए कि किसी देश में सारी चीजें उत्पादन थोड़ी ना होती हैं भाई, किसी देश में किसी न किसी चीज की तो कमी होगी। अब वैश्वीकरण नहीं होगा, खुले व्यापार नहीं होंगे, तो वो उस मतलब जिस चीज का उत्पादन उसके देश में नहीं हो रहा है उसकी पूर्ति कहां से करेगा? तो दूसरे देशों से करेगा, और दूसरे देशों से तभी करेगा जब उसने खुले व्यापार की नीति अपना रखी होगी। तो व्यापार को बढ़ावा देना भी और अपना सामान को भी तो वो तभी बेच पाएगा ना। तो खुले व्यापार की नीति भी किसकी देन है? मतलब एक तरीके से भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण की देन है। साथ ही आपका टीएनसी का मतलब क्या? हमारा टीएनसी का मतलब हमारा पार राष्ट्रीय कंपनी, और एमएनसी आपको मैंने बता दिया बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि आपका फोर्ड्स, जैसे कि आपका बाटा, जनरल मोटर्स, ये सारी की सारी हमारी क्या है? एक तरीके से हमारी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब जो एक साथ एक देश में नहीं बल्कि एक से अधिक देशों में काम करती है, अपने उत्पादों की सेवाएं प्रदान करती है, उनको हम कहते हैं क्या? या तो आपका टीएनसी या फिर आपका एमएनसी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। साथ ही यहां पर हमने देखा कि आर्थिक प्रभाव से भाई देखो हमारा प्रौद्योगिकी बड़ी है, प्रौद्योगिकी बड़ी है तो आपने देखा होगा बैंकिंग सुविधा। आजकल आप ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं, किसके थ्रू? बैंकिंग के थ्रू, है ना। या मुद्रा, आप डिजिटल मुद्रा भी आ गई है, आपने बिटकॉइन वगैरह ऐसी चीजें सुनी होंगी, या पेटीएम वगैरह आप यूज कर रहे हो ऑनलाइन, ये सब क्या है? ये आपका डिजिटल मुद्रा ही तो है। तो ये सब किसके कारण आया है? ये आपका प्रौद्योगिकी के कारण आया है। और शेयर मार्केट, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना ही होगा। आज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शेयर मार्केट की आप समझ भी पैदा कर पाते हैं, किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में इन चीजों की वजह से ये सारे सेक्टर आपके लिए ओपन हो चुके हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरी अगर हम बात करें तो भार रहित। आज आपको गधा बनने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए, मतलब गधारदी करने की जरूरत नहीं है। आज केवल और केवल अर्थव्यवस्था किसके ऊपर आधारित होती जा रही है? ज्ञान आधारित होती जा रही है। भार रहित मतलब भार विहीन होती जा रही है, मतलब भार कम होता जा रहा है और मानसिक चीजों का प्रयोग ज्यादा होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था ऐसा रूप अपना ले रही है। जैसे कि आजकल आप क्या कर सकते हैं कि आपको व्यापार करना है, किसी वस्तु का उत्पादन करना है या नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, अपनी कंपनी को खोलना है या कोई भी XYZ चीज करनी है, तो किसके माध्यम से? आप इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और आपका मल्टीमीडिया, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं मीडिया के भी, तो आप इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और अपने व्यापार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ज्ञान आधारित वैश्वीकरण के कारण हमारी अर्थव्यवस्था होती जा रही है। साथ ही आपका संचार सेवाएं आप देखिए, परिवहन सेवाएं देखिए, इनका विकास हो रहा है लगातार, और इनका विकास हो रहा है तो आज आप देखेंगे कि व्यापार या कोई भी सुविधा आपको 24/7 मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि 24 घंटे आपके लिए व्यापार कभी बंद नहीं होगा। आप 3 बजे भी रात को उठेंगे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अमेजॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से, जहां से भी आपको करनी है। तो ये क्या है? ये डिजिटलाइजेशन का मतलब डिजिटलाइजेशन जो आपका डिजिटलाइजेशन या फिर आपका डिजिटलीकरण है उसका इंपैक्ट है। और कहीं ना कहीं आपके कई सारे ऐप आ गए हैं, उन ऐप से भी आपको कई सारी चीजों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है? ग्लोबलाइजेशन के कारण हो पा रही हैं, वैश्वीकरण के कारण हो रही हैं। तो क्योंकि वैश्वीकरण हमारा कई क्षेत्रों में कई सारे मतलब उसकी डायमेंशंस हो चुकी हैं, कई क्षेत्रों के साथ वो जुड़ चुका है। तो साथ ही आप देखिए अब इसका राजनीतिक आयाम भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1900 मैंने बताया था 1990 से पहले समाजवाद भी था, और अभी भी मतलब अभी तक आप समाजवाद था, लेकिन जैसे ही हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करें तो समाजवाद का लगातार खंडन हो गया। समाजवाद क्या होता है? 2 लाइन में अर्थ समझा रहा हूं, समझ लेना। देखो, पूंजीवाद का मतलब होता है पूंजी, और वाद मतलब विचारधारा, जहां पर पैसे से संबंधित विचारधारा चले उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद मतलब जहां समाज के कल्याण को लेकर बात चले उसे समाजवाद कहते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर आर्थिक लाभ के देखकर मतलब कार्य किए जाते हैं। यहां पर कंट्रोल जो होता है अर्थव्यवस्था प्रॉपर्ली बाजार के हाथ में होता है, जबकि यहां पर क्या रहता है? यहां पर लाभ की दृष्टि से नहीं, जनता के कल्याण की दृष्टि से कार्य किया जाता है। और यहां पर जो नियंत्रण होता है संसाधनों पर वो सरकार का होता है। तो ये बात, और यहां पर निजीकरण को कोई जगह नहीं है, यहां पर निजीकरण को जगह है। यहां उद्योग धंधों को हमारा ज्यादा महत्व दिया जाता है, यहां कृषि धंधों को महत्व दिया जाता है। तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कब तक देश का विकास कर पाएगी या लोगों को रोजगार दे पाएगी? आप विचार करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। इसीलिए क्या हुआ? समाजवाद का लगातार धीरे धीरे विघटन होता जा रहा है और पूंजीवाद का विकास होता जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पूंजीवाद से ही समाधान हो सकते हैं हर चीज के, है ना। ऐसे विचारधारा है,
ऐसा नहीं कि समाजवाद काम नहीं कर रहा, हमारे यहां पर तो दोनों को मिक्स अर्थव्यवस्था हमने अपना रखी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारे यहां पर तो समाजवाद के भी गुण हैं और हमारे यहां पर तो पूंजीवाद के भी गुण हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है। आगे देखिए जरा फास्ट कि लगातार क्या हमारा राज्य के कार्य करने की क्षमता लगातार, आप देखिए कोरोना काल में डिजिटलाइजेशन के कारण ही, तकनीक के कारण ही, प्रौद्योगिकी के कारण ही, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव था और इसी के कारण चाहे पीएम मोदी हैं, चाहे अन्य प्रमुख हमारे मुख्यमंत्रीगण हैं जितने भी, वो देश की राजनीतिक इकाइयों को कंट्रोल किसके माध्यम से कर पा रहे थे? वो कहीं ना कहीं तकनीक के माध्यम से कर पा रहे थे। तो राज्य की कार्य करने की क्षमता भी लगातार बढ़ी है। एक एक साथ क्या कर सकते हैं, वो कई सारे काम को संभाल पाते हैं। साथ ही आप देखिए यहां पर क्या क्षेत्रीय सहयोग, भाई जब से हमारा वैश्वीकरण आया है तो क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ा है। जैसे आसियान संगठन है, जैसे कि सार्क एक संगठन है, यूई यानी कि यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, ब्रिक्स, क्वाड और आपका G21 और आपका G20, आपका G8, G7, ये जितने भी प्रकार के हमारे संगठन हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हैं? ताकि आर्थिक सामाजिक विकास कर पाए। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? सब ये आपका हो पा रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। आगे बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय संगठन भी आप देख लीजिए, जैसे कि हमारा यूएनओ है, WTO है, आपका वह आपका ये क्या है WHO है, और आपका एक WB यानी कि वर्ल्ड बैंक है आपका, और IMF भी है आपका, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इनके कारण भी क्या हो पा रहा है? देश एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, कनेक्टेड कर पा रहे हैं। तो ये सब पूरा का पूरा आपको प्रभाव दिखेगा कहीं ना कहीं किसका? एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन आज इन क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। अब बात करते हैं हमारा सांस्कृतिक आयाम में। आप देखिए आज आपके देश में कई प्रकार की भाषाएं आप बोलते हुए सुनोगे। आज राजनीति का मुद्दा केवल अन्य मतलब एक तरीके से राजनीतिक मुद्दे ही नहीं है, राजनीति में आजकल मुद्दा भाषा को लेकर, खान पान को लेकर, है ना, पहनावे को लेकर भी राजनीति में मुद्दे छिड़ने लगे हैं और देश में आप देखेंगे कई प्रकार की भाषाएं प्रचलन में आने लगी हैं। तो ये सब किसके कारण है? दूसरी की संस्कृतियां हमारी तरफ भी मतलब अग्रसर हो रही हैं और जब वो हमारे देश में आएंगी तो कहीं ना कहीं हम भी सीखेंगे, हमारे ऊपर इंपैक्ट छोड़ के जाएंगी, या हम भी उनके ऊपर इंपैक्ट कहीं ना कहीं छोड़ कर जाएंगे। जैसे कि हमारे खान पीन की पद्धति बदल रही है ना, मोमोज खाते रहते हो आप, चाउमीन खाते रहते हो, ये सब हमारे देश का थोड़ी ना है, ये हमने कहीं ना कहीं दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होकर हम ये सारी चीजें सीखे हैं, अडॉप्ट किया है हमने, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए हमारे त्योहारों में भी परिवर्तन आ रहा है लगातार। विदेश में मनाए जाने वाले त्योहार जैसे कि वैलेंटाइन डे, मतलब आप सोचिए ना कि कभी ऐसे इस प्रकार के मतलब जो मतलब त्योहार हैं वो मनाए जाते थे। ये तो पूरा का पूरा नवरात्रि चलता है, मतलब फरवरी के महीने में आप देखेंगे तो पूरा कई मतलब एक आध सप्ताह का मतलब पूरा प्रोग्राम होता है। तो आप देखिए मतलब त्योहार लगातार बदलते जा रहे हैं, किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ऐसे ही आपका एक शब्द आता है भूस्थानीकरण। भूस्थानीकरण का मतलब है कि जो स्थानीय संस्कृति है उसका दायित्व भी बना रहता है, लेकिन साथ ही वो क्या करती रहती है? दूसरे संस्कृतियों को अपने अंतर्गत समाहित करती रहती है, लेकिन उस स्थानीय संस्कृति का जो मूल जो एक तरीके से अस्तित्व है वो नहीं खोता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रित संस्कृति बनती जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूस्थानीकरण। भूस्थानीकरण मतलब जो स्थानीय संस्कृति है उसका अपना महत्व रहता है, लेकिन साथ ही वो दूसरी संस्कृतियों का भी समावेश अपने अंतर्गत करती रहती है। लैंगिक क्षेत्र में मैंने बता दिया, आप महिलाओं के अंतर्गत जो भेदभाव होता था महिला पुरुष में, वो भेदभाव लगातार खत्म होता जा रहा है। समानता के सिद्धांत को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। आप निगम संस्कृति देखिए भाई, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनमें आप देखेंगे तो हमारी ईमानदारी, हम जैसे हमारे कार्य करने की पद्धति, हम उसको अपना ही काम मान के चलते हैं, करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? हमारी संस्कृति का प्रभाव ही तो है, ठीक है ना। और विवाह संबंध आप देख रहे हैं आजकल प्रेम लीलाएं चल रही हैं। पहले विवाह वैसे नहीं होते थे, लेकिन आजकल विवाह अलग तरीके से, जैसे कि प्रेम विवाह बहुत प्रचलन में हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसका है? दूसरे की संस्कृति का प्रभाव है। और ये प्रभाव कहां से आया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया। और उपभोक्तावाद, आपको पता है कि आज लगातार उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आप देखते होंगे कि लगातार खान पीन, मनोरंजन या आप वाटर पार्क जैसी चीजों पर, जगहों पर आप जाते हो, तो ये सब क्या है? ये धन का व्यय करवाया जाता है, जिससे आपका फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए तो भाई आपका जो स्ट्रेस है, मेंटली स्ट्रेस है, वो भी तो कम हो रहा है।
तो एक तरफ इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, एक तरफ इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, तो उनको हम समझेंगे अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के प्रमुख चरण आपके आए 1 2 3 4 करके, और कैसे करके हमारे जो भूमंडलीकरण के जो आयाम हैं या भूमंडलीकरण की वजह से जो परिवर्तन आए हैं वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे, यानी कि आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो आयाम हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन क्षेत्रों में इनकी पहुंच होने के बाद इन्होंने इन क्षेत्रों को कैसे इंपैक्ट किया है, कैसे इफेक्ट किया है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।